नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ननिहाल जा रही एक लड़की की सामूहिक दुराचार के बाद कर दी गई हत्या। परिजनों ने ऑटो चालक पर जताई घटना को अंजाम देने की आशंका। छानबीन में जुटी पुलिस। पवन एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री की संदिग्ध मौत। परिजनों ने रेल कर्मियों पर लगाई लापरवाही बरतने का आरोप। और डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज हुए बेहाल। पूर्णिया के एक डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना के खिलाफ सरकारी डॉक्टरों ने भी किया हड़ताल का समर्थन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कांटी पानापुर ओपी क्षेत्र के बंगरा चौर में 16 वर्षीय लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह एक स्कूल के पीछे पोखर में उसकी लाश मिली। पुलिस घटनास्थल से दुष्कर्म में इस्तेमाल आपत्तिजनक सामान जब्त की है। मां के बयान पर दुष्कर्म के बाद हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद हत्या की वजह और दुष्कर्म की पुष्टि हो पाएगी। लड़की की मां ने बताया कि रविवार की सुबह बेटी ननिहाल जाने के लिए घर से निकली थी। दोपहर तक जब वे ननिहाल नहीं पहुंची तो चिंता हुई। सब उसकी खोजबीन करने लगे। नाते रिश्तेदारों के यहाँ तलाशा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दोपहर को पोखर में शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने परिजनों से घर का मोबाइल जांच के लिए लिया है। मोबाइल के सभी कॉल और तस्वीरों को पुलिस खंगाल रही है। कॉल डिटेल रिपोर्ट भी निकाली जा रही है। लड़की के पिता पानापुर रूट में चलने वाले ऑटो चालक पर घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि बेटी घर से निकली तो अकेली थी। छठ के कारण रविवार को यात्रियों की संख्या भी कम थी। पिता ने बताया कि बेटी जब नहीं मिली तो सोमवार की सुबह इलाके के एक ओझा से मिले। ओझा ने जांच करने के बाद बेटी के भटक जाने की बात बताई और अखाड़ा घाट इलाके में मिलने की संभावना जताई। ओझा की बात पर सभी अखाड़ा घाट इलाके में उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि पानापुर बंगरा में उसका शव मिला है। देख के नानी कन जाए थे, हम कहली कि चल जो सवेरे अब चल गए। हम तो सोचली चल गए। हम तो फोन करली रात में तो गई थी ना लगा में से सब गोजे लगल सब। कथी नाम था बेटी? पढ़ाई लिखाई करती थी? कहाँ गई थी वहाँ? छठ देखे जाए। कितने बजे खबर आपको पता चला कि ऐसा हादसा हो गया? हमरा ये बाजार पूरा खोज के अबैत रही। ओझा गन गेली तो कहले कि अखाड़ा घाटोरी मुसलमान गन तो पूरा कलबला लेके पुलिस लाइन लेके अखाड़ा घाट पूरा छानबीन के सदर हॉस्पिटल सब तर से चल नाका पर बैठल रही तो खबर मिल यार। नहीं कुछ नहीं है। मोबाइल भी दे रहे हैं, चेक कर लीजिए। उसका फोन से कोई चीज से मतलब नहीं रहा। कौन क्लास में पढ़ता? नामा मेरा लैया 10वां में मेरी गेल लैया। उम्र कितना है? 15-16 होता है। हम सराय बाजार से ना काम करके ड्यूटी से आए तो मालूम चला इसको। मम्मी बोली कि नहीं है घर पर। वे कहाँ चले गए? कब से गायब हो गए? कल सुबह 8 बजे से। कल 8 बजे जी। तो क्या कुछ कहोगे? निकले कुछ नहीं कहा। छोटी वाली बच्ची देखी कि जा रही है बाजी कहीं। हाँ, गुस्सा खुद पर चली गई, समझे?
गुस्सा पे? हाँ, गुस्सा था पर चली गई। हम लोग रिलेशन है क्या आप? जी ससुराल है मेरा वहाँ। ससुराल है। जी तो कै बजे ससुराल से खबर आया कि ऐसा घटना हुआ? जी कै बजे सूचना मिला आपको ऐसा घटना हो गया? मतलब जैसे कि हमको जैसे ओझा से जांच करवाया ना, तो बोला कि अखाड़ा घाट भाग गया है भटकते हुए। हम सुबह 5 बजे उठे, अखाड़ा घाट चले गए, पूरा शहर हुआ घूमते। अभी हमको पता चला है फसियरमा में भीड़ है, तो वहाँ से गाड़ी पकड़ के यहाँ आए देखने थे। मेरा बेटी था जी। किसी पर शक उठा है? जी किसी पर शक उठा है? किसी पर शक नहीं लगता है, कोई हमको लगता है कोई टेम्पू वाला ले गया उसको, ऐसा ही कर दिया समझे। हाँ गलती भी काम किया हुआ है ये पता नहीं सर, हम लाश भी देखे नहीं है, खाली कपड़ा बांध के देखे हैं पीला रंग के, हम समझ गए बस उसी से। 2 बजे हमको सूचना मिला था कि संत जोसेफ स्कूल के पीछे पोखरी में एक लाश तैरता हुआ पड़ा हुआ है। उसके लाश के तहकीकात के लिए हम लोग वहाँ पे पहुँचे पोखरी के पास में, तो वहाँ देखे कि लाश पड़ा हुआ है। उसको निकलवा के उस समय वहाँ पे जितना उपस्थित आदमी था उन लोग देखा, उस लाश को नहीं पहचान पाया। हम लोग एक टेम्पो मंगवा के उसको वहाँ पे SKMC हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम है तो लाश को भेज दिए। फिर बाद में लाश थी एक परिजन उसको देखे, उसी लाश को पहचाने, वो पता चला यहाँ का हरचंदा का है। अभी लड़के का नाम अभी पता नहीं चला हमको। आपत्तिजनक स्थिति में वहाँ पर कुछ सामानें भी बरामद वहाँ हुई है क्या? कुछ बरामद? उसका जांच चल रही है। जी जी। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? सुशील कुमार। मुंबई से जयनगर जाने वाली पवन एक्सप्रेस की जनरल बोगी में एक यात्री की मौत हो गई। मृतक मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी 48 वर्षीय राम प्रवेश दास बताया गया है। वे बनारस के एक दवा फैक्ट्री में काम करते थे। रात को बनारस से मुजफ्फरपुर आने के लिए पवन एक्सप्रेस में सवार हुए। 2 स्टेशन गाड़ी आगे बढ़ने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। रेलवे के किसी चिकित्सक ने अस्पताल में भर्ती नहीं कराया। गाजीपुर के आसपास उनकी मौत हो गई। उनके साथ सफर कर रहे स्वजनों ने TTE को इसकी सूचना दी। TTE ने इसकी जानकारी सोनपुर कंट्रोल को दी, लेकिन सोनपुर स्टेशन पर भी किसी चिकित्सालय या RPF ने अटेंड नहीं किया। यात्री की मौत के बाद उसे जनरल बोगी से स्लीपर में रख दिया गया। मुजफ्फरपुर ट्रेन पहुंचने पर रेलवे के वरीय चिकित्सक ने चेक किया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर बॉडी को GRP के हवाले कर दिया। आज कुछ नहीं हुआ है, खाली गाड़ी में हुए हो गया है इसे। अंत बीमारी कुछ नहीं था। अचानक क्या हुआ? वही तो नहीं पता चला है भैया। नहीं पता चला। कहाँ पे हुआ है? जैसे बाहर से सब ठीक थे? हाँ सब ठीक थे। कहाँ पे गड़बड़ाया? ये गाड़ी में गड़बड़ा गया। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में या इसके पहले? नहीं, मुजफ्फरपुर बलिया बोलता है ना, वही आसपास बगल। मेडिकल टीम आई है रेलवे की? रेलवे की मेडिकल टीम आई है, बीच में जानकारी दिए थे? हाँ दिए थे। आया है? हाँ उतरे के नहीं बोले है तो मैं बोला। कहाँ काम करने गए थे? अहमदाबाद? हाँ अहमदाबाद से चल आए थे हम लोग। या मुजफ्फरपुर? हाँ बनारस से चल। यहाँ पे कहाँ पे घर हुआ? यहाँ पर पारू में कोई रिजर्व जगह। हाँ कितना एज होगा उनका? एज उम्र कितना था उनका? एज तो है 33 है। आप कौन हुए? उनकी बीवी है। उनकी पत्नी हुई। आप भी साथे रहते थे? हाँ। वहीं से लौट रहे थे? हाँ वहीं से लौट रहे। तबीयत इनका कैसे गड़बड़ाया? कुछ नहीं था भैया। पता नहीं चला? नहीं कुछ नहीं था जी। मेरे पंचायत के हैं, ग्रामीण है सर। क्या आपको जानकारी मिली? सर हमें जानकारी वो मोबाइल पर मिली है कि वो बाहर से आ रहे थे, वो डेथ कर गए हैं ट्रेन में ही। जो भीड़ भाड़ के कारण वो चढ़े हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद गिर गए हैं। वो गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। जी ट्रेन में गिर गए हैं जी। कहाँ पे गिरे? तो बनारस चढ़े हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद उनके मैंने बनारस में ही गिरे हैं वो, है ना। लेकिन उसके बाद उनकी मौत आगे आकर हुई है। बनारस से जब चले हैं तो उनकी इलाज वगैरह हो पाई है वहाँ पे? जी इलाज हुई है बनारस जहाँ गिरे हैं? उसके बाद रेलवे के जो नहीं वहीं पे वो जानकारी दिया गया, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला है लाभ। तो वो बगल से ही मैंने स्टेशन पर से ही बगल से दुकान में से दवा खरीद के खिलाई हुई है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है और उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे रहते थे? ये अहमदाबाद में रहते थे, लेकिन वहाँ से चले आए थे ये बनारस में। अब बनारस से ये घर वापस आ रहे थे। घर यहाँ मुजफ्फरपुर आ रहे थे? हाँ मुजफ्फरपुर आ रहे थे। उनका घर हो गया मैंने कोयरिया नियामत पंचायत में, कोयरिया जागीर गाँव में।
पारू प्रखंड के। मृतक का राम प्रवेश दास। कहाँ के रहने वाले हैं? कोई जागीर के। उनका 40 वर्ष उम्र। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पतालों के चिकित्सक सांकेतिक हड़ताल पर है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच सदर अस्पताल और तमाम पीएचसी के डॉक्टरों ने भी 1 घंटे तक हड़ताल में शामिल होकर कार्य का बहिष्कार किया। 21 नवंबर को बिहार के चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई कि पूर्णिया जिले में डॉक्टर की पिटाई के बाद ये घोषणा की गई है। पूर्णिया में मरीज की मौत के बाद डॉक्टर की पिटाई हुई थी, इसे लेकर ही आईएमए की ओर से विरोध किया जा रहा है। चिकित्सक की पिटाई के विरोध में इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी कार्य को ठप करने का फैसला लिया गया था। आईएमए मुजफ्फरपुर के प्रेसिडेंट डॉक्टर सीके दास ने बताया कि डॉक्टरों ने 12 घंटे का हड़ताल किया है। आईएमए के द्वारा जो ये बंद का आह्वान किया गया था, जैसा आप लोग को भी जानकारी होगी, जो पूर्णिया में एक डॉक्टर रंजीत पासवान जी हैं, उनके नर्सिंग होम में कुछ उपद्रवी आदमियों द्वारा मारपीट की गई है। इवन कि डॉक्टर साहब को भी बहुत मारा पीटा गया है, जिनका इलाज अभी IGIMS पटना में चल भी रहा है। उन्हीं के समर्थन में यहाँ मुजफ्फरपुर जो आईएमए की इकाई है, उन्होंने 6 से 6 बजे तक बंद करने का समर्थन दिया था। और इसी जो बंद का जो आह्वान किया था, उसमें भाषा मुजफ्फरपुर के द्वारा भी भाषा स्टेट का जो निर्णय लिया गया था, जो 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा कार्य बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन इमरजेंसी सेवा पूर्ववत चलती रहेगी। तो इन्हीं सब घटनाओं के समर्थन में आईएमए मुजफ्फरपुर के द्वारा और भाषा मुजफ्फरपुर के द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है। और जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ की इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी, वो उसको भी इसमें शामिल किया? नहीं, इमरजेंसी सेवा तो सभी जगह की चालू रखी गई है, केवल ओपीडी कार्य का बहिष्कार किया गया है। निजी अस्पतालों में बहिष्कार है? हाँ, निजी अस्पताल के भी जो सारे ओपीडी हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज के पास सोमवार की शाम एक कार धू-धू कर जलने लगी। कार मिठनपुरा निवासी सुमित कुमार की थी। उसकी लपटें इतनी तेज थी कि किसी को आग पर 1 बाल्टी पानी फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। कार जलती रही और लोग तमाशबीन बने रहे। फायर ब्रिगेड को सूचना मिलने पर 2 दमकल पहुंची, तब तक आग के कार को पूरी तरह आगोश में ले लिया था। आग की लपटों को देख दोनों तरफ के लोग दूर दूर तक रास्ते में ही ठहर गए। जिनका घर आसपास में था, वे लोग आग बुझाने के इंतजार में सड़क किनारे खड़े रहे। राहगीर रास्ता बदल कर निकल गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हम आए थे तो देखे कि गाड़ी में आग लगा हुआ, पूरा ऊपर तक धा मार रहा था। तो फिर जो है, जो बेला की तरफ एक छोटा दमकल है, वो आया बुझाने के लिए, तो बुझाना शुरू किया। तो आगे का 2 टायर आवाज़ कर चुका था जब तक। उसी पर गाड़ी चला रहा था क्या? नहीं, गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी। अच्छा, अचानक उसमें आग लग गया था। उसके बाद जो है वो लोग चला गया जिसका गाड़ी था। जब हम नहीं देखे, उसका दमकल आया तो वो उसको बुझा दिया। कोई हाथापाई हुई है उसमें? नहीं, लोग कहाँ भागे? वो लोग चले गए अगल बगल के। अगल बगल के ही थे क्या उस समय हुआ था? हम जो टीचर क्वार्टर में गए थे पानी चलाने के लिए, उसके बाद आए मतलब काफ़ी भीड़ जैसा लग रहा था। तो मालूम चला, जो देख रहे हैं जो गाड़ी में आग लगा हुआ है, तो बहुत पब्लिक और बहुत जाम हो गए। उसके बाद प्रशासन वगैरह आकर के वगैरह ये सब समाधान। भीषण आग लगा हुआ था? बहुत ज़्यादा। कार सवार कैसे भागा? वो उस आवर में हम नहीं थे, हम बाद में आए तो मालूम चला। जो कॉलेज के पास में एकदम जी, थोड़ा सा हट के। कितना गाड़ी था, कुछ पता तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ जानकारी। पूरा अफरा तफरी मच गया ना? बहुत ही ज़्यादा। सूचना मिली थी कि वहाँ पर मैंने गाड़ी में आग लगी है। अच्छा। तो हम लोग आए, फायर ब्रिगेड को खबर किया गया, आपका काबू पा लिया गया। काबू पा लिया? किसका गाड़ी में कुछ पता चल पाया? अभी पता नहीं चल रहा है। कोई हाथ नुकसान भी है? नहीं, कोई नहीं है। गाड़ी चालक वगैरह था? नहीं, कोई नहीं। आग लगने का कारण पता चला? अभी पता नहीं चला है। आगे गाड़ी जब्त करेंगे? अभी तो देखिए उसको साइड में क्या होगा उसको। तो एक प्रयास मंच की ओर से मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्ति धाम सलम बस्ती में बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता से पठन सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण के सहयोग कर सकते हैं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। आज एक प्रयास मंच द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट सलम बस्ती में बच्चों के बीच शिक्षा योग्यता पठन समारोह वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और मंच के द्वारा लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के शहर के सलम बस्ती जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता नाटक लोकगीत द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। उद्देश्य ये है कि यही बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें। और आज मैं संजय रजक और मंच के संस्थापक होने के नाते आज मेरा 27वां जन्मदिवस के अवसर पर आज एक अभियान शुरुआत की है। बर्थडे तो बहाना है, बच्चों को पढ़ाना है, जिसमें कि बच्चों के बीच केक काटकर और पठन समारोह वितरण की ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। कई बार हमारा मन तो करता है कि हम भी आईफोन अपने घर ले आएं, पर हम आईफोन लेने में असफल हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास एक साथ इतने पैसे नहीं होते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर नकुलवा चौक स्थित न्यूक्लियर टोन ने महाधमाका ऑफर लेकर आया है, जिसमें मात्र 51 रुपये के डाउन पेमेंट देकर आप अपने मन पसंद का आईफोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 83 रुपये प्रतिदिन 24 महीने तक देने होंगे। न्यूक्लियर टोन मोबाइल शॉप के प्रोप्राइटर मोहम्मद दिलशाद का कहना है कि अगर आप भी कोई मनपसंद मोबाइल खरीदने का विचार बना रहे हैं लेकिन आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। समस्त देशवासियों और मुजफ्फरपुर वासियों को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप मेरे सामने देख रहे होंगे आईफोन 13 सीरीज का पूरा रेंज उपलब्ध है, आईफोन 14 सीरीज का पूरा रेंज उपलब्ध है, आईफोन 15 सीरीज का सारा रेंज उपलब्ध है। अभी हम मात्र 51 रुपया डाउन पेमेंट पे आपको आईफोन दे रहे हैं। 83 रुपया रोज पर आप ले सकते हैं, 24 महीना इसका EMI देना है। यह मौका आप न छोड़े। हमारा 2 ब्रांच है न्यूक्लियर टोन शॉप के नाम से, नकुलवा चौक पर नियर बगलामुखी मंदिर, लक्ष्मी माता मंदिर के सामने। ब्रांच 2 है हमारा। एक बार हमें सेवा का मौका आप जरूर दें। धन्यवाद। मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि संघर्ष के बूते हम अपनी मुकाम हासिल करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि निषादों के हक के लिए सम्मेलन करने की योजना है। फिलहाल 24 नवंबर से सम्मेलन की सफलता को लेकर जन अभियान चलाएंगे। फिर 6 दिसंबर को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बोचहा में निषाद आरक्षण संकल्प सभा करेंगे। मंगलवार को सर्किट हाउस में मीडिया के साथ बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा कि जो दल या संगठन निषाद समुदाय को आरक्षण देगा उनकी पार्टी उसके साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी गठबंधन में नहीं है, जिन्हें पीएम बनना है फिक्र उन्हें करनी होगी। खासकर स्पष्ट किया कि एनडीए के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन संघर्ष भी उन्हीं से है। जिस तरह से भाजपा ने 2 से 302 का सफर हासिल किया है, वीआईपी भी अपने समाज के उत्थान के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए संघर्ष के बूते यह मुकाम हासिल करेगी। जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी सभी लोग यहाँ पे स्वागत करने के लिए आए हैं। आगामी एक कार्यक्रम भी है। आप सबको पता है कि बिहार में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर 101 दिन का मेरा यात्रा पूरा हुआ 4 नवंबर को। उसके बाद ये भी संकल्प यात्रा को हम लोगों ने विस्तार दिया कि पूरे बिहार में यूपी और झारखंड मिला के 14 रैली करना है, जिसमें से एक रैली मुजफ्फरपुर में भी निर्धारित हुआ है और 6 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में होना है। तो इसके लिए पार्टी के सभी पदाधिकारी गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सभी को संकल्प करवा रहे हैं। और पुनः 6 तारीख को बोचहा में जो कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पे पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला और अगल बगल के लोग आएंगे और वहाँ पे अपने आप को संकल्प करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे बिहार में संकल्प किया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इस नारा के साथ हम लोग आने वाले 2024 में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने समाज को जो हमारी एजेंडा है, मुद्दा है कि समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को SC का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? पिछले 9-10 साल
साल से लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमें लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे समय पे आ गए हैं। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही हमें प्रधानमंत्री बनना है ना ही कुछ बनना है। हमें जो हमारी लड़ाई है निषाद को आरक्षण दिलाना, इसके लिए मजबूती से समाज को जागरूक कर रहे हैं और इस लड़ाई में सभी को जोड़ रहे हैं कि अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए सब लोग एकजुट होइए और लड़ाई लड़िए, ताकि देश में आपको सम्मान के साथ आप खड़ा हो सकते। तो इसके लिए तैयारी है और इसी के क्रम में आज पार्टी के सभी साथी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सभी से वार्तालाप होगा और आने वाले समय में कैसे कार्यक्रम करना उसका रूपरेखा तय होगा। लेकिन इसके लिए हमारा 6 दिसंबर तक रैली है। रैली करने के बाद फिर पार्टी के लोगों से बात होगा, चीज़ें जो हमारे एजेंडा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय आने वाले समय में लेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमारी जो कार्यक्रम है उसको लेके हम लोग काम करेंगे। ये याद रख लीजिए, बिहार में बेगर मल्लाह का बेटा नाव का कोई भी पार नहीं लगेगा। हम लोग उस कुल खानदान से हैं कि जो हमारे पूर्वज ने श्री रामचंद्र जी को पार लगाए हैं, तो हमें किसी का नाव पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे नाव पे बैठेगा वही पार लगाएगा और वही दिल्ली में सरकार बनाएगा। तो इस बार पहले हमारे पूर्वज ने पार लगाने के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन इस बार हमें अगर हमारे नाव पे बैठकर किसी को पार लगना है तो पहले आरक्षण देंगे, उसके बाद हम नाव पे बैठाएंगे। नाव पे बैठ के जो भी पार करना चाहते हैं, नाव को लेकर डूब गए राजभूषण निषाद चौधरी पिछले चुनाव में मुजफ्फरपुर साहब के प्रत्याशी थे, आज भाजपा में है। ये आपके जो भी विधायक थे वो भी आज भाजपा में। तो जो भी वीआईपी को एक वोटर थे वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वीआईपी के नाम से, मल्लाह के नाम पे आप वोट तो लेते हैं पर वो जाते तो भाजपा में ही है। नहीं, देखिए, अभी आप मेहनत कीजिएगा, आप घर में कुछ संपत्ति को जमा करके रखिएगा, रात को कोई चोरी कर ले तो आप कैसे गुनाहगार हो सकते? चोरी करने वाला गुनहगार होगा, कराने वाला गुनहगार होगा। तो जिन लोगों को मान लीजिए शॉर्टकट मार के आगे भागना है तो वो अपना काम करेंगे, रहा कि जिनको चोरी करवाना वो गुनहगार है। प्रधानमंत्री हमको थोड़े बनना है, जिनको बनना वो उनको फिक्र रहना है। और हाँ कि हम तो अपना काम करते हैं। निषाद समाज के भविष्य के बारे में जो सोचेगा वो निश्चित तौर पे निषाद समाज का बारे में सोचेगा। अगर किसी को अगर निषाद समाज फिक्र नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने घर में रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे और हमारा संघर्ष यूँ ही जारी रहेगा। कोई नोटिस ले या ना ले उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने काम को मजबूती से पूरा करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी अमर शहीद जुब्बा सहनी की 117वीं जयंती पर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को जुब्बा सहनी ने मीनापुर थाने के अंग्रेज इंचार्ज डीओ वॉलर को आग में जिंदा झोंक दिया था। फिरंगी सरकार ने महान देशभक्त को 11 मार्च 1944 को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। मंगलवार को जुब्बा सहनी पार्क स्थित उनके प्रतिमा पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान लाल सहनी ने पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि शहीदों के सरताज जुब्बा सहनी के बलिदान को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने उनकी जयंती और बलिदान दिवस पर राजकीय समारोह आयोजित करने एवं उनकी जीवनी पाठ्यपुस्तकों में भी शामिल करने की मांग की। जयंती समारोह में नागरिक मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार अभिषेक, महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, संरक्षक आनंद महतो सहित कई लोग मौजूद रहे। ये जुब्बा सहनी का जन्मदिन है और जुब्बा सहनी राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए, शहीद हो गए और इनका बलिदान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन संस्कार से इतना ऊंचा थे कि जब जार ने वहाँ पर जब झंडा नहीं फहराने दिया तो भारी भीड़ हुजूम आ गई थी और अंत में उसको विवश कर दिया गया और झंडा लोगों फहरा दिया, जिसमें बांगुर सहनी भी शहीद हो गए और जुब्बा सहनी ने अंत में जो बायलर था उसको लेकर के अग्नि में जला कर राख कर दिया। तो उस समय ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि ये अंग्रेज ने सोच लिया कि भाई हमारे अंग्रेज थाना प्रभारी को जला दिया है तो पूरे मीनापुर को जला कर राख कर दो। लेकिन दो कारण से नहीं जला सका। एक तो बाढ़ आई हुई थी, आषाढ़ का महीना था, चारों तरफ बाढ़ थी और मीनापुर तो बाढ़ क्षेत्र है, पहले तो बाढ़ भयंकर आती थी, इसलिए रोड नहीं मिल रहा था। जो भी रोड मिला उसको काट दिया गया था
और दूसरे यहाँ के जो डीएम था आईएएसपी, उसको पता चला कि जुब्बा सनी ने जलाने में ज़रूर सहयोग किया है। जुब्बा सनी जलाया है ये भी, लेकिन समूह ने जलाया है, केवल एक नहीं जलाया है। लेकिन जुब्बा सनी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि जो वो थाना प्रभारी था, उसकी पत्नी को कुछ लोग उठा कर ले जा रहे थे और जुब्बा सनी ने ललकार करके उसको बचाया और सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इससे अंग्रेज एसपी और डीएम बहुत प्रभावित थे कि भाई चरित्र का बहुत ऊंचा है, इसको बचाया जाए। तो इसको मुखबिर बनाने की कोशिश की गई और कहा गया कि जुब्बा सनी तुमको हम बेदाग छोड़ देंगे, तुम यही कह दो कि हमने नहीं जलाया, समूह ने जला दिया। तो जुब्बा सनी ने देखा कि हम जब स्वीकार नहीं कर रहे हैं तब तो मीनापुर में इतना हड़कंप मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, अंग्रेज़ों का अत्याचार चल रहा है, और यदि हम छोड़ देंगे, मुखबिर बन जाएंगे तो सैकड़ों लोग फांसी पर चल जाएंगे और मीनापुर तो ये क्षेत्र बर्बादे हो जाएगा। उसको बहुत लोग सुझाव दिया कि तुम नेपाल भाग जाओ, बाढ़ का समय है, मलाह हो, तैरना जानते हो, नाविक हो, निकल जाओ। कहा कि नहीं, मुखबिर बनाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन उस व्यक्ति मुखबिर बनना स्वीकार नहीं किया और अकेले समझिए से पीठ ठोक कर सीना तान करके खड़ा हुआ, केवल हमने जलाया, हमने जलाया, हमने जलाया। और जज उसको बार बार पूछता रहा कि भाई तुम्हारे साथ तो और रहा होगा। नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं, हमने जलाया। फल क्या हुआ कि अकेले जुब्बा सनी को फांसी मिली और शेषुर बच गया। इसीलिए कहते हैं कि जुब्बा सनी भले गरीब परिवार के हुआ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके संस्कार बहुत ऊंचे थे और ऐसे ही ऊंचे संस्कार वाले देश के लिए बलिदान हो गए, जिसके आधार पर देश में आज़ादी मिली। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे बलिदानियों का जो सपना था वो भारत आज तक नहीं बना। कब बनेगा, नहीं बनेगा, कहना कठिन है। ये तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम एक स्वाभिमानी राष्ट्र बनाएं, ऐसा राष्ट्र बनाएं जिसमें यहाँ एक राष्ट्रीयता हो, हर व्यक्ति में राष्ट्रीयता हो और राष्ट्र के लिए लगन हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो राष्ट्र में राष्ट्रीयता होनी चाहिए वो नहीं है। आज की राजनीति ने राष्ट्रीयता को बिल्कुल अलग कर दिया है और सत्ता की राजनीति चल रही है। कोई भी पार्टी हो इसमें अपवाद नहीं है। इसलिए जो जिन लोगों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, एक सुनहरा हिंदू राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, क्योंकि इस सनातन हिंदू राष्ट्र भारत है ही। लेकिन आज उनको भारी निराशा हो रही होगी कि आज सबसे गंदे लोग राजनीति में भर गए हैं, अच्छे लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम इस अवसर पर महान बलिदानी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस स्थित एक होटल में आयोजित जिला हाई स्कूल के 1984 बैच के मैट्रिक के छात्रों की एलुमिनी मीट में उस वक्त के छात्रों ने अपनी पुरानी यादें साझा किया। कुछ कारणवश कुछ छात्र शामिल नहीं हो सके। 1984 में स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों को भी ढूंढकर आमंत्रित किया गया। समारोह में शामिल होने वाले सभी शिक्षकों को पुरानी यादें साझा कर छात्रों ने अपने गुरु को सम्मानित किया। सभी छात्र एवं शिक्षक के आंखें नम हो गई। इस दौरान छात्रों ने अपनी अपनी पुरानी यादें साझा कर अभी क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी भी दी। छात्रों ने इस मिलन को यादगार बनाने के लिए फोटोग्राफ्स के साथ साथ अपने मोबाइल में तस्वीरों को कैद किया। बाकी छात्रों को ग्रुप में जोड़ने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। 84 का जिला स्कूल का मैट्रिकुलेशन का बैच है। इस ग्रुप में अभी और हम लोग 176 लड़के बच्चे अभी हम लोग इसमें जुड़े हैं और 39 इयर्स के बाद हम लोग यहाँ पर आज जुड़े हैं। मुजफ्फरपुर की धरती ने सब लोगों को बुलाया है। छठ के बाद हम लोग यहाँ पर एक अच्छा मौका मिला, माहौल बना और फिजिकली आज हम लोग यहाँ पर 75 बच्चे जुड़े हैं। यहाँ पे डिफरेंट फील्ड के अपने अपने मास्टर्स लोग हैं और फ्यूचर में वो कैसे एक दूसरे से जुड़े रहें, उनका फ्यूचर में रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होगा, प्रेजेंट उनके लाभ क्या हो सकते हैं, उनके बच्चे फिर फ्यूचर में आपस में कैसे जुड़ेंगे, एक दूसरे को कैसे हेल्प करेंगे, ये एक ब्रॉडर एम एस्पेक्ट को लेकर के ये मीटिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और करीब जब 39 साल के बाद हम लोग मिले हैं तो काफ़ी चेहरे
ढूंढते नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कुछ दोस्त हम लोग के इस रास्ते से निकल भी गए। इस ग्रुप में हम लोगों ने अपने पुराने स्कूल के टीचर्स को भी सब बुला करके सम्मानित किया। 9 टीचर हम लोग उनको ढूंढ पाए, कई हो सकते हैं कि ऑब्लिवियन में हो, नहीं उनको हम ढूंढ पाए हों, और जो उनको ढूंढ पाए हम लोग उनको बुला करके यहाँ पर हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। उनके आशीर्वाद से हम सभी लोग एक अच्छे मुकाम पर हैं और एक अच्छा फ्यूचर हम लोग के पास में है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये धरोहर आगे वाले जनरेशन को भी कैरी करें, आने वाले जनरेशन के बच्चे भी सीखें कि हमें अपना फ्यूचर को मजबूत कैसे हम लोग कर सकते हैं, पास्ट को संरक्षित करते हुए। तो ये पार्डन प्लीज। एक ऐसा अनुभव जो शायद ज़िंदगी में पहली बार मिल रहा हो। 39 सालों के बाद हम सारे मित्र जो भी हैं इकट्ठे हुए हैं और इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता है हम लोगों को। हमारे सारे मित्र अलग अलग फील्डों में हैं, अलग अलग काम से हैं। कोई बिजनेसमैन है, अभी हमारे राजीव भाई ये IAS हैं, IPS हैं। बहुत सारे हमारे मित्र डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई अब्रॉड में है। और इस छठ के मौके पे इस बात की प्रसन्नता है कि कुछ लोग ही इकट्ठा हुए। अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है और उम्मीद करते हैं ऐसे ही आगे भविष्य में हम लोगों का मिलन होता रहेगा और इससे जो शिक्षा या जो भी चीज़ प्राप्त होता है हमारे समाज को भी मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।